Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read how to protect workers in the unorganized sector. असंगठित क्षेत्र के लोगों को या कामगारों को हम सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये जो बेटा कंटेंट है ये हमारे सेकंड चैप्टर का पार्ट है और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। How to protect workers in the unorganized sector? The organized sector offers jobs that are the most sought after. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं ज़्यादातर लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब को गेट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटी सबको मिल पाती हैं? क्योंकि ये बहुत कम होती हैं और ये सभी लोगों को नहीं मिल पाती, तो इस वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाते हैं या फिर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो अपना जो है अपनी हॉबीज़ को आगे फर्दर जो है बढ़ा नहीं पाते या फिर उस हिसाब से अपना पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना वर्क नहीं दे पाते। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी वर्किंग कंडीशंस हैं या वर्क करने के जो चांसेस हैं वो फैलते तो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे, यानी लोगों की पहुंच में तो आ रहा है लेकिन स्लो प्रोसेस में आ रहा है। It is most common to find many organized sector enterprise in the unorganized sector. आजकल तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कुछ उद्योग जो हैं इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, यानी यहाँ पर भी ये लोग अपना जो है रोज इसका अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। दे अडोप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेज एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। तो ये क्या करते हैं, इस टाइप की नीतियाँ अपनाते हैं जिससे कि टैक्स से वो बच सकें, टैक्स फ्री हो सके या एग्जेम्पशन मिल सके उन्हें, या फिर इस लॉज को उन्हें फॉलो ना करना पड़े जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाए हैं। उनसे बचने के लिए वो ऐसे लेबरर्स को हायर करते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम शुरू करते हैं वो ऐसे लेबरर्स को, ऐसे वर्कर्स को हायर करते हैं जिससे जिन्हें कम वेजेस देने पड़े और रूल रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो ना करने पड़े। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को मजबूर होकर इन सेक्टर्स में काम करना पड़ता है विच पे ए वेरी लो सैलरी, जिससे कि उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, आमतौर पर उनका शोषण होता है। एंड नॉट पेड अ फेयर वेज, और उन्हें उचित दाम नहीं मिलते, उनके मतलब उनका मेहनताना उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता जितना वो मेहनत करते हैं। देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, उनकी से जो अर्निंग है यानी जो उनकी सैलरी है ना केवल कम है बल्कि वो रेगुलर भी नहीं है, नियमित नहीं है, कि फिक्स नहीं है कि हर महीने उन्हें या एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हें पे मिलेगी ही मिलेगी। दी जॉब्स आर नॉट सिक्योर, उनका काम धंधा जो है ये जॉब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सिक्योर नहीं होती, मीन्स सुरक्षित नहीं है, कभी भी उन्हें काम से निकाला जा सकता है। एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, और दूसरे बेनिफिट भी वो गेट नहीं कर पाते हैं। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. 1990 से देखा एक कॉमन सा ट्रेंड चल पड़ा था कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे उनकी भी जॉब उनसे छीनी जा रही थी। These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. तो ऐसे वर्कर्स को भी मजबूर होकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही कम वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. तो देखिए, हालांकि ज़्यादा काम की ज़रूरत के अलावा इनको ज़रूरत है सुरक्षा की भी और वर्कर्स को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना केवल उन्हें काम चाहिए बल्कि साथ ही साथ प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं क्योंकि लाइफ में जो है अर्निंग के साथ साथ सेफ्टी और इन्वायरमेंट का भी काफ़ी कुछ रोल रहता है। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, ये कौन ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन्हें सुरक्षा चाहिए। इन द रूरल एरियाज, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, goldsmiths। बेटा इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लर्न कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन,
तो रूरल एरियाज में तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शामिल होते हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं या छोटे और मार्जिनल किसान हैं और शेयर क्रॉपर्स जो जो हिस्सेदार होते हैं आधी आधी फसल जो है आधी मेहनत करके और वो किसी जो लैंड ओनर के साथ शेयर क्रॉप जो है अपनी हिस्से पे लेते हैं, बांट लेते हैं, यानी मेहनत भी करेंगे और साथ ही साथ शेयर का क्रॉप का पार्ट भी वो अपने उसमें लेंगे। आर्टिजन्स सच एज वीवर्स, और ख़ास करके हस्तशिल्पी जो कलाकार लोग हैं जैसे बुनकर, ये लोहार और ये बढ़ई और इसके अलावा जो सुनार होते हैं, ये सब लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें वल्नरेबल पीपल कहा जाता है। एग्रीकल्चरल जो है सराउंडिंग से बिलोंग करने वाले लोग। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। आप देखिए कि भारत में लगभग 80% के जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं वो या तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी के ही हैं। दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर्याप्त मात्रा में वो सुविधाएं समय पर मिल जाएं, जैसे कि बीज, कृषि के लिए जो दूसरी चीज़ें चाहिए, इनपुट वगैरह चाहिए, जैसे कि क्रेडिट यानी पैसा चाहिए उन्हें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए अपनी क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए, एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, और बाज़ार में भी बेचने के लिए एक अच्छी जो इंडस्ट्रीज हों जो इनके प्रोडक्ट्स को अच्छे दामों पर ख़रीद सकें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों की एक रिक्वायरमेंट रहती है, किनकी 80% जो मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर्स हैं। और इसके ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ पे हुआ अर्बन रूरल एरियाज़ का, और अभी यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ के लोग कौन से हैं जो वल्नरेबल पीपल कहलाते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। शहरी क्षेत्रों में जो लघु उद्योगों में लगे हुए जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, और कैजुअल वर्कर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगे होते हैं, ट्रेड में लगे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ में अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही पार्ट होते हैं और इन्हें काम करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी गली गली जाकर जो सामान बेचते हैं, रेडी वाले। हेड लोड वर्कर्स हैं, कुली जैसा काम करते हैं, सामान ढोते हैं अपने सिर पर। गारमेंट मेकर्स हैं, कपड़ा बनाने वाले, रैग पिकर्स, ये सारी लोग जो हैं इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट कहलाते हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। और तो और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं उन्हें भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो कच्चा माल अच्छे से उपलब्ध कर पाएँ अपनी इंडस्ट्रीज़ को, और जो फिनिश्ड गुड्स हैं जो उनका प्रोडक्शन है उसको बाज़ार में बेच पाएँ। तो इसके लिए भी उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। एक कैजुअल वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक कॉमन चीज़ इन्होंने बताई है, बाकी चीज़ें तो अलग अलग बता दी, लेकिन कैजुअल वर्कर्स का जिक्र यहाँ पर किया है। We also find that a majority of workers from scheduled castes, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector। हम ये भी देख पाते हैं कि वर्कर्स की ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो स्केड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी हुई जनजातियों से बिलोंग करते हैं, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हम इनको देख पाते हैं, यानी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देते हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, ना केवल इन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पाता और कम वेतन मिलता है, बल्कि दीज वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन वर्कर्स को सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, यानी समाज में उन्हें उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता। प्रोटेक्शन और सपोर्ट की तो फिर बात ही कहाँ है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर हम देश का आर्थिक और सामाजिक विकास चाहते हैं तो हमें असंगठित क्षेत्र में लगे हुए इन कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा और उन्हें सहयोग देना होगा ताकि वो अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकें और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकें। लेटेस्ट रिकॉल का यहाँ पर एक कुछ समरी दी गई है, इसको पढ़कर बेटा आप इस टेबल को फिल कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट बेटा हमारा जो कंटेंट है वो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स कितने होते हैं? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दो पार्ट में बटा हुआ होता है। क्या? सेक्टर्स इन टर्म्स के बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर दो सेक्टर माने जाते हैं इकोनॉमी के, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स। एक और तरीका है जिससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, वो है मालिकाना हक के आधार पर ये पूंजी किसकी है, ये संपत्ति किसकी है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस, और वही इंसान जो है सर्विसेज की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द पब्लिक सेक्टर, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, सारी संपत्ति सरकार की होती है, यानी कोई भी उद्योग, कोई भी मिल है या इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट की मानी जाती है और उसमें सारी सर्विसेज वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। इन द प्राइवेट सेक्टर, जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? मालिकाना हक किसका है? किसी एक पर्सन का या इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का भी हो सकता है, या कुछ लोग मिलकर अपनी कंपनीज भी बना सकते हैं। रेलवेज और पोस्ट ऑफिस जो है एक एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का, वेराज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL आर प्राइवेटली ओन्ड। ये ऐसे हैं जिन्हें प्राइवेट इंडस्ट्री कहा जा सकता है। ये बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर लर्न कीजिएगा और इसके साथ मिलते जुलते और भी कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज एक्सटेंड हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मोस्टली एग्जाम में देखे हैं। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लोग खरीद पाते हैं या नहीं खरीद पाते, या इससे किसी और को फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और वो डेली यूज के आइटम्स ज़्यादा बनाते हैं। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इन सभी सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए हमें उन व्यक्तियों को या कंपनियों को क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हम उनकी सर्विस ले रहे हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। जबकि पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस। सरकार जो है अपनी पैसा बढ़ाती है किसके थ्रू? टैक्स लगाकर या दूसरे तरीके से अपने खर्चों को पूरा करने की कोशिश करती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ज़्यादातर आजकल की सरकारें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाती हैं, अलग अलग प्रकार के जो है इंडस्ट्रीज़ को रन करती हैं। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज़? वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें गवर्नमेंट का रोल होता है? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज़? और इन एक्टिविटीज़ के लिए सरकार क्यों पैसा खर्च करती है? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसको खोजते हैं। These are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारी नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का आधार होती हैं, लेकिन उन्हें प्राइवेट सेक्टर हमें उपलब्ध नहीं करवा पाता रीजनेबल कॉस्ट पर, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट से मतलब है, तो वो बढ़ा देगा अपना रेट, जिसकी वजह से असेंशियल थिंग्स जो हैं नीडी पर्सन तक या पूरी जनसंख्या तक वो नहीं पहुंच पाएंगी। वाई सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। तो फिर इस पर ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जाता है? विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। एक और बात है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ कंपनीज के बस की बात नहीं होती, यानी प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडल नहीं कर सकता। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज इज़ नॉट ईजी। और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग इन फैसिलिटीज़ को यूज करते हैं तो उनसे मनी कलेक्ट करना किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं है या किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इवन इफ़ दे डू नॉट प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। अब देखिए, अगर मान लो वो करवाने भी लग जाए इनको हमें प्रोवाइड, यानी प्राइवेट सेक्टर वाले लोग इन फैसिलिटीज़ को हमें देने लग जाए, लेकिन वो इसके बदले में प्रॉफिट चाहेंगे और प्रॉफिट की वजह से इसके रेट बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। मान लो सड़कें बनाने का काम है, ब्रिजेज बनवाने का काम है, रेलवे का एक्सपेंशन है, हार्बर्स यानी कि समुद्र के किनारों पर जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं,
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उपलब्ध करवाने का काम है। प्रोवाइडिंग इरिगेशन, और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने का काम है, जिसको डैम्स के थ्रू हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग करने लग जाएं तो सोचिए कितने चार्जेज वो हमसे लेंगे। थस गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग, इसीलिए सरकार को सबसे ज़्यादा खर्चीले इन सभी इंडस्ट्रीज को खुद रन करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि ये सारी फैसिलिटीज सब लोगों तक मिले और वो भी रिजनेबल रेट में मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये कुछ जो है बियर करने पड़ते हैं ये सारे एक्सपेंसेस। देयर आर सम एक्टिविटीज़, यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, जिन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट देना पड़ता है। मान लो ठीक है कि कई बार गवर्नमेंट खुद की इंडस्ट्रीज भी सेटअप करती है ताकि पब्लिक फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, लेकिन कई बार जो है प्राइवेट सेक्टर की भी कई कंपनीज होती हैं जिन्हें सरकार सहयोग देती है, फंड देती है, रजिस्टर्ड करती है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स भी फॉलो करवाए जाते हैं। The private sector may not continue their production or business unless government encourages it. प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता जब तक कि सरकार उसे प्रोत्साहन नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। मान लो जो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो अगर वो अपना खर्चा पूरा करने लग जाएं जो कि जिस रेट पर वो पब्लिक को दिया जा रहा है, तो ऐसे में इन इंडस्ट्रीज़ को लॉस जो है झेलना पड़ सकता है, यानी इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो अपना एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगी। मैनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, कई ऐसी यूनिट्स हैं खास करके जो छोटे स्तर पर उपलब्ध हैं यूनिट्स, माइट हैव टू शट डाउन, हो सकता है उन्हें बंद करना पड़ जाए। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन, यहाँ सरकार खुद आती है बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। तो यहाँ सरकार उन्हें सहयोग देती है, वो फंड प्रोवाइड करवाती है ऐसी इंडस्ट्रीज को जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पब्लिक तक पहुँचाते हैं, ताकि वो सभी लोगों की रीजनेबल कॉस्ट पर लोगों को मिल सके, यानी सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएँ और कंपनीज को भी लॉस ना देखना पड़े। तो इसके लिए सरकार उन्हें जो है काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, सरकार को उसके खर्चे का कुछ हिस्सा खुद झेलना पड़ता है या सहन करना पड़ता है, यानी खुद ये सरकार जो है इसके लिए फंड देती है। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सरकार जो है इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एजेंसी से की हेल्प से व्हीट एंड राइस को फार्मर से फेयर प्राइस पर खरीदती है और उसको स्टोरेज में बंद करके गोडाउन्स में ले जाती है, और उस गोडाउन्स में से वो लोअर प्राइस पर इसको कंज्यूमर्स को राशन शॉप्स के थ्रू प्रोवाइड करवाती है, जो कि आपने पिछले 9th क्लास में आपने पढ़ा भी था। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर on food security in class 9th. The government has to bear some of the cost. सरकार को इसका कुछ खर्चा सहन करना पड़ता है। In this way the government supports both farmers and consumers. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सरकार न केवल फार्मर्स को सहयोग दे रही है बल्कि कंज्यूमर्स को भी हेल्प कर रही है यहाँ पर जब फूड प्रोवाइड करवाती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंसी के थ्रू, और यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रही है और पब्लिक को भी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बियर करके। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती हैं गवर्नमेंट की, सरकार को ये काम करना ही चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, सरकार को उन पर खर्चा करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज एन एग्जाम्पल। अब तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जब जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आती है तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य माना जाता है। एक उदाहरण दिया गया है ये। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने इस चैप्टर इनमें से कुछ इश्यूज को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या डिस्कस किया था। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, स्कूल्स को रन करना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन और ख़ास करके प्राथमिक शिक्षा 1st to 5 की जो एजुकेशन है वो सब तक पहुँचे, इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये माना जाता है कि वो सरकार की जिम्मेवारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, ये उसकी एक ऐसी प्राइमरी ड्यूटी है जिसको उसे परफॉर्म करना ही चाहिए।
इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और आप ये भी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो सबसे बड़ा हिस्सा इलिटरेट माना जाता है, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन जो है वाले देशों में भारत का भी स्थान आता है। सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल। देखिए, आधे से ज़्यादा भारत के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और उनमें से एक चौथाई तो बहुत बुरे हालात में हैं। वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। हमने पढ़ा था शिशु मृत्यु दर के बारे में। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ ओडिशा 53, मध्य प्रदेश 56 इज हायर देन दैट ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड सच एज अफ्रीकन कंट्रीज। आप देखिए, अफ्रीका की कंट्रीज में भी जो माल नरिशन के शिकार जो बच्चे होते हैं, उनमें पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया का जो कुछ प्लेसेज हैं वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ओडिशा में 53, 100 में से 53 बच्चे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आते हैं। मध्य प्रदेश के 56, यानी बच्चे 1 साल से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। और ये एक हाईएस्ट जो है रेशो है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सरकार को ध्यान देना पड़ता है ह्यूमन डेवलपमेंट के दूसरे पक्षों की तरफ भी, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ और स्वच्छ पानी की उपलब्धता करवाना, हाउसिंग फैसिलिटीज पुअर और नीडी पर्सन को देना, फूड और न्यूट्रिशन की फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाना। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और सरकार को तो एक और ड्यूटी भी ये परफॉर्म करनी पड़ती है कि उसे ध्यान रखना पड़ता है सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का, और जो रिमोट एरियाज में इग्नोर्ड रीजन्स हैं उन रीजन्स तक भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवाए जाएं और कैसे उन लोगों को जो है पॉवर्टी से और इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाया जा सके। तो सरकार को आप ये देखिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं करती पब्लिक के लिए। हम कह तो देते हैं, आसान है कहना कि सरकार क्या करती है, लेकिन सरकार के जो फंक्शंस हैं, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं, उनको अगर हम पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि इस टाइप की ड्यूटीज़ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही परफॉर्म कर सकती है। अदरवाइज अदर जो गवर्नमेंट रूलिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को समटाइम्स इग्नोर किया जाता है। समिंग अप, यहाँ आप समरी देख सकते हैं, इसको आप अपने लेवल पे पढ़िएगा। और मैं अब आपको एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। बेटा ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप इनमें से चूज करना है आपको करेक्ट और उसको फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। इसमें क्या आना चाहिए? सर्विस सेक्टर के बाद हैज आना चाहिए। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। कौन से सेक्टर के वर्कर्स जो है गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते? टर्शरी और एग्रीकल्चरल, तो टर्शरी। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। कौन से सेक्टर के लोग जॉब सिक्योरिटी को इंजॉय कर रहे हैं? तो वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर। डैश प्रपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं? लार्ज और स्मॉल? लार्ज। कॉटन इज ए डैश प्रोडक्ट। कॉटन क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है एंड इससे क्या बनाया जा रहा है? कपड़ा बनाया जा रहा है। तो वो क्या होगा? किस टाइप का कपड़ा किस टाइप के प्रोडक्ट में काउंट होगा? आप देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट ही से बनाया गया है। और इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ये बाद में आ जाएगा इसके, क्योंकि कॉटन से क्लॉथ जो है मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। नेक्स्ट जो है द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर। किस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं ये तीनों? इंटरडिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट? ये हैं इंटरडिपेंडेंट। तीनों सेक्टर की एक्टिविटी एक दूसरे पर आश्रित हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आपको सही उत्तर चुनना है। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। किसी भी सेक्टर की एक्टिविटीज़ को हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बांटते हैं तो किस बेसिस पर बांटते हैं? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज के बेसिस। थर्ड ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। किसी भी चीज़ को जब हम नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं किसी सामान को,
तो हम इसको कौन से सेक्टर की एक्टिविटी मानते हैं? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मानेंगे। जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ अ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में टोटल वैल्यूज ऑफ कौन सी चीज़ों का इसमें सर्विसेज को काउंट किया जाता है? ऑल गुड्स और सर्विसेज को, ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज को, या ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2003 इज डैश। अब देखिए 2003 में जीडीपी का कितना शेयर था टर्शरी सेक्टर का? टर्शरी सेक्टर का रोल बताना है, तो आप यहाँ पर जो है फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपकी बुक में भी डेटा दिया गया है, उस वहाँ से भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ बेटा। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे प्रॉब्लम फेस बाय फार्मिंग सेक्टर और सम पॉसिबल मेजर्स दिए गए, तो इनको मैच करना है आपको। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक में ही, ये जो आपको पीछे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे बुक में करने हैं आपको, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको टिक मार्क करवाऊँगी वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। यहाँ पर ओड वन आउट, यानी आपको एक जो सबसे अलग है उसको ढूंढना है और उसका रीज़न भी बताना है कि क्यों अलग है वो दूसरों से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टेबल दी गई है रिसर्च, ये भी आप अपने लेवल पर यहाँ पर कर लीजिएगा बुक के अंदर ही। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको राइट डाउन करने हैं क्वेश्चंस। देखिए, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी इज यूजफुल? इनका क्लासिफिकेशन करना क्या ज़रूरी होता है? एक्सप्लेन हाउ। तो हाँ जी, करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही तो हम देख पाते हैं कि किस सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है जीडीपी में और कहाँ पर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। 7th क्वेश्चन आप कीजिएगा बेटा, और आप एक काम कीजिएगा 8th को छोड़ दीजिएगा, 9th कीजिएगा, 10th, 11th, 12th। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक आप राइट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद एक टेबल आ गई है, ये इसको यहीं पर आपने कंप्लीट करना है। और इसके अलावा ये 20th क्वेश्चन आपका कीजिएगा, और एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये भी आप कीजिएगा। द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इन बेसिस पर जो है आपको सजेशंस देने हैं कि आप क्या करवाएंगे, तो आप इसको भी कीजिएगा बस। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इनको आप बुक में कीजिएगा, जो 23rd है, 24th है, इसको आपने बस एनालाइज करना है, रीड करके अच्छे से समझना है। हालांकि चाहें तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं यहीं, लेकिन नोटबुक में सिर्फ आपको 22nd क्वेश्चन तक ही करने हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा भी है, आप उनको छोड़ दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस आपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा, और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स भी जितने बनते हैं आप अपने लेवल पर लर्न कीजिएगा और एक डीप स्टडी कीजिएगा, ताकि कोई भी कंटेंट छूट ना जाए और किसी भी कंसेप्ट को पीछे जो है छूटना ना पड़े। यानी हम लोगों को सभी चीज़ों को वैल्यू देनी है, हर इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें से हमें लेना है, ताकि हमारे अच्छे से जो है एक रिवीजन हो सके और आगे एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिल सके। थैंक यू।